ओके ओके सिद्धार्थ, चलिए शुरू करते हैं कंपनी लॉ। ठीक है, मैंने आपसे बात की थी कि कंपनी लॉ में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा। हम पढ़ने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013 हम पढ़ने वाले हैं। और आपके सीए फाउंडेशन में कंपनी लॉ से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स गिवन हैं और उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बात करती हूँ कि हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले कंपनी क्या होती है। हम कंपनी की जब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, व्हाट इज कंपनी, है ना। हम ये समझेंगे कि एग्जैक्टली ये कंपनी होती क्या है। अभी कंपनीज एक्ट 2013 हम पढ़ने वाले हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस हम पढ़ेंगे। और कंपनीज एक्ट 2013 के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल 470 सेक्शंस हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में कितने सेक्शंस हैं? टोटल 470 सेक्शंस हैं। लेकिन हम 470 सेक्शंस यहाँ पर हम नहीं पढ़ने वाले हैं, हम कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस ही कवर करेंगे क्योंकि सीए फाउंडेशन आपके कंपनी लॉ का बेस है और इंस्टीट्यूट ने एक बहुत सिस्टमैटिक कंटेंट, एक शॉर्ट कंटेंट यहाँ पर कवर अप किया है ताकि आपका कंपनी लॉ से रिलेटेड एक बेस फाउंडेशन में क्रिएट हो जाए। तो अब जब हम समझेंगे कि व्हाट इज द कंपनी, तो सबसे पहली बात कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। कई तरीके के बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं। ठीक, कई तरीके के बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं। इसका मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में बिजनेस हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में, पार्टनरशिप के फॉर्म में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में हो सकता है, एलएलपी के फॉर्म में हो सकता है और कंपनी के फॉर्म में भी हो सकता है ना। और ईच फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अपने फायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करने के लिए एक अकेला व्यक्ति काफी होता है, लेकिन वहां पे जितनी ज्यादा रिस्क, जिसका रिस्क उसी का रिवॉर्ड। कैपिटल सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत ज्यादा नहीं लगाई जा सकती। पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, रिस्क शेयरिंग करते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वो एक सबके लिए, सब एक के लिए, सोशल वेलफेयर, वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक, इसी तरीके से एलएलपी और कंपनी भी होता है। नाउ जब हम कंपनी फॉर्म में बिजनेस एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो इसका मतलब समझने के लिए मैं आपको क्या कैसे समझाएं, हम आप कैसे डिस्कस करें, कैसे हम इस बात को समझें कि कंपनी क्या होती है। देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में बात करेंगे। व्हेन टू और मोर पर्सन्स, है ना, जब दो या दो से ज्यादा लोग मेक एन एसोसिएशन और ग्रुप, जब दो या दो से ज्यादा लोग एक एसोसिएशन बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? फॉर दी पर्पज ऑफ डूइंग बिजनेस। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक एसोसिएशन, एक ग्रुप बना लेते हैं, क्यों बना लेते हैं? बिजनेस करने के लिए, बिजनेस
पर्पस के लिए एक ग्रुप बना लेते हैं, एंड इस एसोसिएशन या इस ग्रुप का क्या करा दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन इन अ कंपनीज एक्ट। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक एसोसिएशन बना लें, ग्रुप बना लें बिजनेस करने के लिए, और ग्रुप उस एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन वो कंपनीज एक्ट में करवा दें, तो ये क्या कहलाती है, कंपनी कहलाती है। मतलब से फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, ठीक है, एक है सुनील और एक है राम, ठीक। सुनील और राम ने क्या किया, ये दोनों लोग मिलकर बिजनेस करना चाहते थे, तो इन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई, अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा स्मार्ट, ठीक है। अब इस ग्रुप को, इस एसोसिएशन को कोई नहीं जानता, सब किसको जानते हैं, सुनील को जानते हैं, राम को जानते हैं। लेकिन सुनील या राम आपस में साथ में मिलके बिजनेस करना चाहते थे और इस स्मार्ट के नाम से बिजनेस करना चाहते थे। तो इन दोनों ने क्या किया, सुनील और राम ने क्या किया, इस स्मार्ट का जाके रजिस्ट्रेशन करा दिया कंपनीज एक्ट में। यानी कंपनीज एक्ट ने इस स्मार्ट को क्या दे दिया, एक आइडेंटिटी दे दी। जैसे ही इस ग्रुप, इस स्मार्ट का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में कराया गया, कंपनीज एक्ट ने इस ग्रुप को, जिसका नाम क्या था स्मार्ट, एक आइडेंटिटी दे दी। और जैसे ही इस स्मार्ट एसोसिएशन या ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में कराया गया, सब लोग इसको किस नाम से जानने लगे, स्मार्ट के नाम से जानने लगे। यानी कंपनीज एक्ट ने क्या किया, जैसे ही इस ग्रुप, इस एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में कराया, कंपनीज एक्ट ने इस ग्रुप को, इस एसोसिएशन को क्या प्रोवाइड कर दिया, सेपरेट आइडेंटिटी। और ये सेपरेट आइडेंटिटी किसने दी, कंपनीज एक्ट 2013, यानी कंपनी लॉ ने सेपरेट आइडेंटिटी दी। इसीलिए एक कानून ने सेपरेट आइडेंटिटी दी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्यों सेपरेट लीगल एंटिटी कहा जाता है, क्योंकि कंपनी को आइडेंटिटी किसने दी, लॉ ने दी। और कैसी आइडेंटिटी दी, सेपरेट आइडेंटिटी। किससे सेपरेट, पर्सन्स हु आर फॉर्मिंग इट। जो लोग इसको बना रहे हैं उन लोगों से अलग हटके कंपनीज एक्ट ने इसको आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दी। यानी कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होने के बाद सुनील को कोई नहीं जानता, राम को कोई नहीं जानता, सब लोग इस ग्रुप, इस एसोसिएशन को किस नाम से जानेंगे, स्मार्ट के नाम से जानेंगे। और स्मार्ट का एग्जिस्टेंस सुनील से अलग है, स्मार्ट का एग्जिस्टेंस राम से अलग है। क्या बोला मैंने, स्मार्ट का एग्जिस्टेंस सुनील से अलग है, स्मार्ट का एग्जिस्टेंस राम से अलग है। इसीलिए स्मार्ट क्या है, स्मार्ट अब एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। इसीलिए जब भी हम बोलते हैं कंपनी, तो कंपनी को क्या कहा जाता है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। वाई, वाई क्या कारण है इसका, वाई, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। इसको किसने क्रिएट किया, इसको लॉ ने क्रिएट किया। और जैसे ही इसको लॉ ने क्रिएट किया, इंपैक्ट क्या हुआ, इट बिकम्स सेपरेट फ्रॉम द persons who
क्रिएटेड इट। ये उन लोगों से सेपरेट हो गई जिन लोगों ने इसको क्रिएट किया, यानी फ्रॉम ऑल द पर्पसेस नाउ कंपनी बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बट क्योंकि इसको लॉ ने क्रिएट किया, यानी इट डजंट हैव नेचुरल बर्थ। हमारे आपके जैसा हैप्पी बर्थडे नहीं आता कंपनी का, क्योंकि हमारे आपके जैसे नेचुरल पेरेंट्स कंपनी के नहीं होते। कंपनी को किसने क्रिएट किया है? लॉ ने क्रिएट किया है। कंपनी का कोई नेचुरल बर्थ नहीं होता, इसीलिए कंपनी को क्या कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन। और इसका कारण क्या है? कंपनी का नेचुरल बर्थ नहीं होता। लेकिन इवन कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, इवन कंपनी इज अ artificial person, but it has its own identity in eyes of law। भले ही कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन फिर भी कंपनी का लॉ की नजरों में एग्जिस्टेंस है, क्योंकि लॉ ने ही इसे क्रिएट किया है। ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि इसका नेचुरल बर्थ नहीं होता, और इसकी खुद की एक आइडेंटिटी है क्योंकि इसको लॉ ने क्रिएट किया है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। अब है ना, एक चीज देखिए, अगर मैं ये बोलूं एक शब्द सेपरेट लीगल एंटिटी, केवल इस शब्द का क्या मतलब है? सेपरेट लीगल एंटिटी, इस शब्द से आपको क्या समझ में आता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? क्या समझ में आता है इस शब्द से आपको? एनीवन? यस सिद्धार्थ, स्पीक अप। आप बोल के बता सकते हैं सिद्धार्थ, बोलिए। ओनर से अलग है। ओनर मतलब इसको बनाने वालों से अलग है ना? बिल्कुल ठीक, इसको बनाने वालों से अलग है। हाँ, और ये बनाने वालों से अलग क्यों है? क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कहां हो गया? कहां हो इसका रजिस्ट्रेशन कहां हो गया? पर्टिकुलर एक्ट में। और पर्टिकुलर एक्ट कौन सा है? कंपनीज। ठीक है। एक शब्द होता है बॉडी कॉर्पोरेट, है ना? एक शब्द आपके कई बार काम में आएगा, बॉडी कॉर्पोरेट। और ये बॉडी कॉर्पोरेट शब्द का भी क्या मतलब है? एक ही बात है। आप बॉडी कॉर्पोरेट शब्द यूज कीजिए या सेपरेट लीगल एंटिटी शब्द यूज कीजिए, या फिर कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कोई भी शब्द आप यूज कीजिए। आप बॉडी कॉर्पोरेट कह दीजिए, आप कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कह दीजिए, आप सेपरेट लीगल एंटिटी कह दीजिए, सभी शब्दों का एक ही मतलब है। ऑल दी वर्ड्स हैव दी सेम मीनिंग, चाहे बॉडी कॉर्पोरेट हो, सेपरेट लीगल एंटिटी हो, या कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी हो। यहाँ पे इस बात को डिस्कस करने का क्या लॉजिक है कि कोई भी एसोसिएशन या ग्रुप
या बॉडी जिसे किसने बनाया, टू और मोर पर्सन्स ने। अगर इस एसोसिएशन, ग्रुप या बॉडी को रजिस्टर करवाया जाए अंडर कंपनीज एक्ट, तो ये क्या कहलाएगी, कंपनी। लेकिन इस एसोसिएशन, ग्रुप या बॉडी को रजिस्टर करवाया जाए अंडर एनी अदर एक्ट, एनी अदर एक्ट, किसी भी दूसरे एक्ट में रजिस्टर करवाया जाए तो इसको उस पर्टिकुलर एक्ट का नाम मिलेगा। जैसे अगर आरबीआई में रजिस्टर करवाया जाए तो क्या कहेंगे, बैंक। जैसे आरबीआई एक्ट में रजिस्टर करें तो बैंक। यानी सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉरपोरेट पर्सनैलिटी या बॉडी कॉरपोरेट शब्दों का क्या मतलब है कि किसी भी बॉडी कॉरपोरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी या कॉरपोरेट पर्सनैलिटी का एक अलग एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन क्या हर सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी कहलाएगी, नहीं, केवल वो सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी कहलाएगी जिसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट में हुआ हो, कंपनीज एक्ट में हुआ हो। अगर उस सेपरेट लीगल एंटिटी का रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे एक्ट में हुआ हो तो फिर उसे कंपनीज एक्ट नहीं कहेंगे, उसे वो नाम दिया जाएगा जो कि उस पर्टिकुलर एक्ट का है। मीन्स एक लाइन नोट करेंगे, एवरी, सब लोग नोट करेंगे, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट every body corporate need not to be a company। हर कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, हर कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बट हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी हो ये जरूरी नहीं होता। क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो हर कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन हर सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी हो ये जरूरी नहीं होता। क्योंकि कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी कब कहलाएगी बेटा, जब उसका रजिस्ट्रेशन कहां हुआ हो, कंपनीज एक्ट। बात समझ में आई, ये 2 लाइन नोट कर लीजिए। लिखिए, कोई डाउट? नवीन, ये माइक किसी का चल रहा है, नवीन माइक ऑफ करिए आपका।
क्लियर है क्या? क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब अगर मैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कंपनी को डिफाइन करता है, और कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी which is registered under Companies Act or any other previous law। कंपनी का मतलब क्या है? एक कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है या किसी प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड है। ठीक, अब इस डेफिनेशन को पढ़ के हमें कंपनी का मतलब समझ में आएगा क्या? नहीं, इस डेफिनेशन को, कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन पढ़ के हमें कंपनी का मतलब नहीं समझ आता। इसीलिए कंपनी को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी पड़ती है, विशेषताएं पढ़नी पड़ती है। और किसी भी कंपनी की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी और कॉरपोरेट पर्सनालिटी, कुछ भी कह दीजिए, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कह दीजिए, सेपरेट लीगल एंटिटी कह दीजिए, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस कह दीजिए। ये किसी भी कंपनी की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, या यूं कह दीजिए इट इज अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कंपनी को कंपनी होने का फीचर देती है। क्योंकि जैसे ही किसी ग्रुप या एसोसिएशन का कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, वो क्या बन जाती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। और इसका एग्जिस्टेंस इसको बनाने वालों से, इसको चलाने वालों से अलग हो जाता है। क्योंकि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होते ही इसको क्या मिल जाती है बेटा? लीगल पर्सनैलिटी। क्या मिल जाती है इसको? लीगल पर्सनैलिटी। और ये सब कैसे होता है? क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन कहां हुआ है? कंपनीज एक्ट में। और कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होते ही इट स्टार्ट एग्जिस्टेंस इन आइज ऑफ लॉ। और कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होते ही इसकी एग्जिस्टेंस कैसे शुरू हो जाती है? इट स्टार्ट्स एग्जिस्टेंस इन आइज ऑफ लॉ। कानून की नजरों में इसकी एग्जिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। और जब कानून की नजरों में इसकी एग्जिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, तो फिर हमको, आपको, सबको कंपनी को मानना पड़ता है, कंपनी की एग्जिस्टेंस को मानना पड़ता है। इवन it is artificial person, invisible, intangible। भले ही इनविजिबल है, भले ही इंटेंजिबल है, भले ही आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो गया तो हमें और आपको कंपनी की एग्जिस्टेंस को मानना पड़ेगा। और जब कंपनी की एग्जिस्टेंस को मानना पड़ेगा तो कंपनी क्या हो जाएगी? पावरफुल हो जाएगी। कैसे पावरफुल हो जाएगी? नाउ कंपनी कैन डू कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर सकती है? क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी कैन स्यू और बी स्यूड। कंपनी को स्यू किया जा सकता है और कंपनी खुद किसी को स्यू कर सकती है। कंपनी कैन हैव सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकती है। और ये सब कंपनी क्यों कर सकती है?
रीजन क्या है इसके पीछे? बिकॉज कंपनी इज अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनी की सारी विशेषताएं, कंपनी का जो यूनिक नेचर है वो किस कारण से है, उसकी किस कैरेक्टरिस्टिक के कारण है? सेपरेट लीगल एंटिटी या कॉर्पोरेट पर्सनालिटी वाली कैरेक्टरिस्टिक से। ये नोट करिए, ये नोट करिए, फिर मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगी। इस सेपरेट लीगल एंटिटी या कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में किसी को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ लीजिए प्लीज। लिख लिया? Now company can do all such acts and deeds as a natural person does. अभी कंपनी वो सारे काम कर सकती है जो कि एक नेचुरल पर्सन कर सकता है। क्लियर? कोई डाउट है? तो कंपनी, ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी की एक धुरी है, यानी सारी जो चीजें हैं वो इसी के आगे पीछे, इसी पॉइंट के, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के, इसी कंटेक्स्ट के आगे पीछे घूमती रहती है। क्लियर? बात सम हाँ, ठीक है। नाउ नोट कर लिया ना सबने इतना? ओके। और जो कंपनी की अगली कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। एक बात बताइए, पार्टनरशिप फर्म का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म? अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी एक पार्टनर की गलती दूसरे पार्टनर को भुगतनी पड़ती है। लेकिन कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी, यानी किसी भी कंपनी में किसी भी शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी होती है? टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट। यानी जब हम लिमिटेड लायबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि कंपनी दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और दूसरी किस तरीके की कंपनी हो सकती है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, यानी कंपनी शेयर कैपिटल वाली कंपनी होती है, तो मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड to the extent of unpaid amount on share held। इतना नोट कर लीजिए, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो किसी भी मेंबर की लायबिलिटी कहां तक होगी? टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर हेल्ड। मतलब मान लीजिए मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा
और उसके ऊपर 1 रुपए प्रीमियम है, 10 रुपए फेस वैल्यू और 1 रुपए प्रीमियम। तो मुझे बताइए मुझे कंपनी को कितना पैसा देना है, 10 रुपए या 11 रुपए? कितना पैसा देना है? 10 रुपए का मैंने शेयर खरीदा फेस वैल्यू का और 1 रुपया उसके ऊपर प्रीमियम है, तो हाउ मच आई नीड टू पे टू द कंपनी? 11 रुपीज। यानी अगर मैंने 5 रुपए पे कर दिए तो मेरी अनपेड लाइबिलिटी कितनी रह गई अभी? 6। ठीक है। अच्छा, मेंबर का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए। शेयर होल्डर्स whose name is entered in रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जब कंपनी के शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख लिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? मेंबर्स। ठीक है, देखिए कंपनी हमारे आपके जैसे इंटेलिजेंट दिमाग वाली नहीं होती है, तो कंपनी अपनी हर चीज को डॉक्यूमेंट करके रखती है। कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं उनके नाम कहाँ लिखे जाते हैं? रजिस्टर ऑफ मेंबर में। तो कंपनी पैसा शेयर होल्डर से नहीं मांगती, कंपनी पैसा किससे मांगती है? मेंबर्स से। मेंबर मतलब जिन शेयर होल्डर्स का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाता है। इसीलिए कंपनी में लायबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है? शेयर होल्डर की नहीं, मेंबर की। उन शेयर होल्डर्स की जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख लिया गया है। राइट? बात समझ में आ गई? और जब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी तो मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ guarantee given only at the time of वाइंडिंग अप। और गारंटी वाली कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड होगी? जितनी गारंटी दी है। मतलब गारंटी दी है इसका मतलब अगर किसी मेंबर ने 1 लाख की गारंटी दी है तो उस मेंबर की लायबिलिटी 1 लाख तक लिमिटेड होगी। और गारंटी का पैसा कब मांगा जा सकता है? केवल वाइंडिंग अप के टाइम पे, यानी जब कंपनी बंद हो गई तब गारंटी का पैसा मांगा जा सकता है। शेयर का पैसा तो कंपनी कभी भी मांग सकती है। आपने सुना होगा ना, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी। हाँ, लेकिन गारंटी का पैसा केवल वाइंडिंग अप पे मांगा जा सकता है। एंड गारंटी वाली जैसे शेयर कैपिटल वाली कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, गारंटी वाली कंपनी में मेंबर कौन होते हैं? इंटरेस्ट होल्डर। उन्हें क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट होल्डर्स whose name is entered in रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए आप सब। लिमिटेड लायबिलिटी में कोई डाउट है तो पूछिए। अच्छा, अगर किसी शेयर होल्डर ने अपना शेयर का अनपेड अमाउंट चुका दिया या किसी इंटरेस्ट होल्डर ने अपने गारंटी का पैसा दे दिया, अब कंपनी उससे 1 रुपया भी और मांग सकती है क्या? मांग सकती है और पैसा? बताइए, मांग सकती है क्या कंपनी और पैसा? नहीं।
शेयर होल्डर्स ने अगर अपना शेयर के ऊपर अनपेड अमाउंट चुका दिया, गारंटी वाली कंपनी में गारंटी का पैसा दे दिया, तो अब कंपनी उनसे और कुछ नहीं मांग सकती। क्लियर है क्या? इतना नोट कर लिया सबने? नोटेड? ठीक है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, परपेचुअल सक्सेशन। एक बात बताइए, जिसका नेचुरल बर्थ नहीं है, क्या उसकी नेचुरल डेथ हो सकती है क्या? जिसका नेचुरल बर्थ ही नहीं है, उसकी नेचुरल डेथ हो सकती है क्या? टेल मी। नहीं। ठीक है, दैट्स वाई कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। कंपनी में मेंबर आ सकते हैं, मेंबर जा सकते हैं, लेकिन कंपनी की एग्जिस्टेंस एंड नहीं होती। इसीलिए कंपनी के लिए हम बोलते हैं कि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। मेंबर में गो, मेंबर में कम, बट कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। परपेचुअल सक्सेशन दो ही तरीके से एंड हो सकता है, या तो वाइंडिंग अप बाय लॉ हो, या तो लॉ के द्वारा कंपनी का वाइंड ऑफ हो जाए, या फिर एनी इवेंट अकर्ड एज मेंशन्ड इन एमओए और एओए, या फिर एमओए या एओए में लिखा कोई इवेंट अकर हो जाए। इन दोनों में से कोई घटना हो तभी परपेचुअल सक्सेशन एंड हो सकता है। अदरवाइज किसी मेंबर के आने से, किसी मेंबर के जाने से, प्रॉफिट से, लॉस से, डायरेक्टर के रहने से, जाने से, बिजनेस चलने से, बिजनेस बंद होने से कंपनी की एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है परपेचुअल सक्सेशन वाले टॉपिक में?